नमस्कार। स्वतंत्रता के 75 साल होने पर फंड का फंडा की पूरी टीम की तरफ से आपको बधाई। धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ है। धीरेन्द्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो दशकों से आपको रखे हुए हैं आगे, और भारत भी आगे बढ़ रहा है। इससे आपका निवेश कैसे आगे बढ़ सकता है, ये आज हमें बात करनी है। भारत हमारी पहचान है और स्वतंत्रता के 75 साल होने पर यह पहचान और सुनहरी होती जा रही है। दरअसल क्या भारत की सफलता में निवेश करके हम सब पैसा बढ़ा सकते हैं? आज का फंड का फंडा इसी पर। इंडिपेंडेंस डे के इस खास फंड का फंडा के एपिसोड में आज क्या बातें करना है, आपको फटाफट बता देते हैं। आज हम बताएंगे कि कैसे कौन सी कंपनियों ने बजाया है दुनिया भर में भारत का डंका। आपको बताएंगे कि किन कंपनियों ने पिछले 10 साल में दिया है शानदार रिटर्न और आगे क्या अनुमान है। और साथ ही बताएंगे कैसे भारत की बढ़त से आप भी बढ़ा सकते हैं अपना पैसा। भारत की तरक्की में कैसे बढ़ेगी आपकी खुशहाली। 75 साल में हमें बाकी चीजों की तरह आजादी के अलावा निवेश की आजादी भी मिली है, जो बाकी देशों में आज भी नहीं है। धीरेन्द्र, आपका क्या कहना है? बिल्कुल, ये हमारे यहाँ ये जादू का और ये रफ्तार जारी है, और हम लोग इस तरह के ग्रोथ और सस्टेन ग्रोथ की हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। ये जरा तुलना देखिए जी कि पाकिस्तान एक $6 बिलियन के क्रेडिट लाइन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। श्रीलंका का जो पूरा आउटस्टैंडिंग डेट है वो 51 बिलियन डॉलर था, जो जिसका कि किस्त नहीं जमा हुआ, वो नहीं जमा कर पाए और दिवालिया से हो गए। और हमारे यहाँ एक स्कॉर्पियो का नया मॉडल आता है और 1 लाख खरीदार निवेशक नहीं, वो उस गाड़ी को खरीदने के लिए आधे घंटे में 1 लाख बुकिंग करते हैं, और इससे 18,000 करोड़ रुपया रेज होता है, जो कि 3-4 बिलियन डॉलर के आसपास, 3 बिलियन डॉलर, 2.8 बिलियन डॉलर के करीब है जी। तो ये खुशहाली है। तो इस छोटे से एग्जाम्पल से, उदाहरण से धीरेन्द्र ने हमें बताया कि कैसे भारत की इकोनॉमी में विश्वास बढ़ चुका है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, निवेश की आज़ादी है, और निवेश के जरिए भारत की सफलता से फायदा उठाने की आज़ादी है। यही 75 साल की एक सबसे बड़ी कहानी है। और क्या है सफलता की कहानी, एक झलक पहले डाल लेते हैं। देश बदल रहा है, देश लगातार आगे बढ़ रहा है। आंकड़े देखिए, 1951 में भारत की आमदनी प्रति व्यक्ति सिर्फ 265 रुपए थी। 2013 में यह बढ़कर 70,983 हुई। 2022 में यह बढ़कर 1,50,326 हो गई। यानी 10 साल में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से ज्यादा हो गई। इसकी वजह है विकास की तरफ बढ़ता देश। सड़कें इसकी गवाही दे रही हैं। 2013 में नेशनल हाईवे की लंबाई थी 79,116 किलोमीटर। 2022 में नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर हो गई 1,40,995 किलोमीटर। यानी पिछले 10 साल में नेशनल हाईवे औसतन 6,188 किलोमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहे हैं। मूलभूत ढांचा यानी बिजली, सड़क, पानी में विकास से भारत की हालत बेहतर हो रही है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, और कई चीजों में यह दुनिया का गौरव है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। साथ ही कपास और बाजरे का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्य उत्पादक देशों में शामिल है। जब यूक्रेन युद्ध की वजह से खाने पीने की चीजों का संकट खड़ा हुआ, तब दुनिया ने भारत की तरफ देखा था। भारत में दुनिया की भूख मिटाने की काबिलियत है। साथ ही कहा जाता है आने वाला वक्त भारत का है। भारत दुनिया की 5वीं नंबर की इकोनॉमी है। सबसे ज्यादा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में ही होते हैं। भारत का विकास सबसे तेज गति से हो रहा है। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में हर 6 माइक्रो सेकंड में एक ट्रेड होता है, जो दुनिया में सबसे तेज है। शीर्ष निवेश बैंक के रूप में विख्यात गोल्डमैन सैक्स के सीईओ डेविड सोलोमन का बयान भी ये बताता है, भारत में नवीनीकरण के साथ तकनीक से तंत्र विकसित हुआ है। ये हमारे बिजनेस का भी अहम हिस्सा है। इसलिए आने वाले वक्त में भारत और तेजी से विकास करेगा। यानी ये तो शुरुआत है, असली कहानी तो अभी आनी बाकी है। आज़ादी के जश्न की बात हो रही है, भारत की तरक्की की बात हो रही है, तो कुछ आंकड़ों में भी देख लेते हैं कैसे हमारे शेयर बाजार के खास इंडेक्स दुनिया के सामने खड़े हैं। पहले बात करें अगर भारत के सेंसेक्स की, जो एक लीडिंग इंडेक्स है हमारे देश का, उसमें पिछले 3 महीने में करीब 2.25% का रिटर्न, 5 साल में सालाना 12.5% का रिटर्न, ये उसकी बढ़त हुई है। और 10 साल में देखें तो 13% से ज़्यादा की बढ़त है हर साल। और दुनिया के कई देशों के मुकाबले ये बढ़त जो है, जो ये रिटर्न है, काफ़ी बड़ा है। आपको एक एक झलक बाकी देशों की सुना देते हैं, दिखा देते हैं। अमेरिका का लीडिंग इंडेक्स है S&P 500,
जो पिछले 10 साल में 11% का सालाना रिटर्न दे पाया और पिछले 3 महीने में देखें तो फिसल रहा है। वहीं अगर हम ब्रिटेन के खास इंडेक्स की बात करें, फुट्सी की, जो पिछले 3 महीने में 1.5% गिर गया है, पिछले 10 साल में वहाँ सालाना रिटर्न जो करीब करीब सिर्फ 2.5% सालाना के दर के हिसाब से उसमें रिटर्न मिल रहा है। निकेई है जापान का और चीन के, ये सारे इंडेक्स हैं जो धीरेन्द्र बताते हैं कि कैसे भारत में अगर पैसा किसी ने लगाया हो तो वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। जी हाँ, और ये खासकर अभी का जो कॉन्टेक्स्ट है, जहाँ दुनिया भर के बाजार धाराशायी इसलिए हो गए हैं क्योंकि वहाँ पे 20-30 साल से महंगाई देखी ही नहीं गई है। पहली बार ब्याज दरें बढ़नी शुरू हुई हैं और इस रफ्तार से बढ़ रही हैं कि लोग बड़े चिंतित हैं कि उनके कारोबार का, क्योंकि उनका जो सोचने का जो जिस तरह का कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, जिस तरह का कन्फिग्रेशन है, उसमें उनके पास कम्प्लीटली वो आउट ऑफ आइडियाज़ हो गए हैं कि अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा से पटरी पे कैसे लाया जाए। हम तो इसके आदी हैं, बढ़त के आदी हैं और इस बढ़त से फायदा कैसे उठाना है, बढ़त और महंगाई के आदी हैं, महंगाई के भी हम आदी हैं। हाँ, तो हमें संभालना आ गया है। लेकिन हम धीरे से थोड़ी देर में पूछने वाले हैं वो नाम, उन फंड्स के नाम जिनमें भारत की तरक्की का फायदा आप भी उठा सकते हैं। तो बने रहिए फंड का फंडा में। मैं कुछ और आंकड़े आपको दिखा रहा हूं जीडीपी के, कि कैसे जीडीपी का अगर हम सालाना देखें भारत का तो करीब करीब $3 ट्रिलियन है और 5 साल की विकास दर जो रही है सालाना वो 6% से ज़्यादा की रही है। तो आने वाले सालों में ये 7% से ज़्यादा हर साल भारत ग्रो करेगा। जीडीपी, भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है, पूरा ओवरऑल बिजनेस जो है भारत का, वो बढ़ने वाला है। तो ये उम्मीद है। इसी तरह अमेरिका की बात करें तो उनकी जो उम्मीद है अगले आने वाले सालों में वो 2.3% सालाना की ग्रोथ की है। चीन की करीब 3% के आसपास है, यूरोप की कोई 2.5% के आसपास है। क्या भारत में आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये जो तरक्की के आंकड़े क्या बताते हैं धीरेन्द्र? आंकड़ों के हिसाब से देखिए या जो आप अपने आसपास जो बदलाव हो रहा है उसको देखिए जी। अगर आप बदलाव को देखेंगे तो बहुत कुछ आपके पास है जो जिसके बारे में आप निराश हो सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि जिस तरह से सड़कें बदल रही हैं, जिस तरह से भारत में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बिल्ड हो रहा है, जिस तरह से चाइना आउट ऑफ फेवर हो रहा है और हम बहुत सारे चीज़ों को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, नया मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो कि हम पिछले 10-15 साल में हमने सोचा नहीं था 10-15 साल पहले कि हमारे यहाँ सर्विस इकॉनमी होगा। भारत सर्विस इकॉनमी में ऐसे ही सबसे बड़ा है। हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का जो हमारा अर्निंग है जी, वो टेक्नोलॉजी सर्विसेज से आता है जी। अगर और ये चाइना का आउट ऑफ फेवर होना, भारत का फेवरेबल इकॉनमी जो कि दुनिया भर की कैपिटल को अट्रैक्ट कर सकता है जी, ये देखना। इसके अलावा जो हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चरल बदलाव आया है, वो जीएसटी आ गया। अब इसके वजह से हमारे यहाँ बहुत कुछ बड़ा इनफॉर्मल इकोनॉमी था जो कि फॉर्मलाइज हो रहा है। इनकम टैक्स भारत में कंपनियों का वो पहली बार इस रफ्तार से कम किया गया। तो ये जो बड़ा बदलाव, उसके अलावा हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पुश है, जो मैन्युफैक्चरिंग का पुश है, इन सब को मिला करके अगर देखा जाए तो मुझे लगता है ये यात्रा भी शुरू हुई है। तो जो सड़क हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, धीरेन्द्र ने सही कहा, भारत की यात्रा अभी ऐसा कह सकते हैं कि शुरू हुई है। और पिछले 10 साल में ही क्या कमाल दिखा रही हैं भारत की कंपनियां, कुछ उस पर नजर डाल लेते हैं। हम आपको लिस्ट कर रहे हैं कुछ खास वो 10 कंपनियां जिनका जो बिजनेस है वो काफ़ी बड़ा है और उससे भारत की तरक्की के बारे में मालूम पड़ता है। अगर हम बात करें दीपक नाइट्राइट केमिकल्स की, ये 27,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, इनकी टोटल पूंजी का दाम है बाजार में। पिछले 10 साल में हर साल 60% की दर से ये बढ़ रही है इनकी पूंजी। और इसके अलावा देखें तो इनकी संपत्ति इन 10 सालों में 119 गुना बढ़ गई है। कुछ और कंपनियों के ऐसे नाम देख लेते हैं। अगली कंपनी है टाटा एलेक्सी, जिसका 57,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप, 10 साल का इनका औसत रिटर्न है 55% सालाना। तो ये भी बम्पर ग्रोथ इनकी देखी गई है भारतीय कंपनी की, जिनकी संपत्ति 84 गुना बढ़ गई इस वक्त में। इसके अलावा बजाज फिनसर्व अगर ये देखें, इनका मार्केट कैप 4 लाख करोड़ के से ज़्यादा का है, 7 और 10 साल में जो औसत रिटर्न मिला है वो है 53% सालाना। इस तरह इनकी संपत्ति बढ़ गई है 71 गुना। तो ये जो कुछ और ऐसी कंपनियों के नाम लगातार आप तक आ रहे हैं, और धीरेन्द्र से मैं पूछना चाहूँगा, ये कंपनियां कौन सी कहानी कहती हैं भारत की तरक्की की? ये हर एक कहानी अपने आप में एक यूनिक कहानी है। अगर आप टाटा एलेक्सी की देखें कहानी, तो ये एक नॉर्मल टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी नहीं है। ये जो पूरा इलेक्ट्रिक का जो पुश है, और ये ऑटोमोबाइल के लिए ये टेक्नोलॉजी बनाती है, ये ऑटोमोबाइल के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है।
अब जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो वो गाड़ी के अलावा, ये कार के अलावा या एसयूवी के अलावा वो एक अपने आप में कंप्यूटर भी है जी। और उसको ये उस चीज़ में ये कंपनी स्पेशलाइज करती है। अगर आप बजाज फिनसर्व को देखें तो ये एक ऐसी कंपनी साबित हुई है जो लोग पहले लोन लेने जाया करते थे, ये लोन वाली कंपनी दुकान में बैठ गई है, जो कि आप खरीदने जाते हैं छोटा सा रेफ्रिजरेटर और रिक्शे पे आप बड़ा सा रेफ्रिजरेटर लेके चले आते हैं बिना किसी ज़्यादा तैयारी के, और वो आपको देख लिया जाता है। तो इसके लिए जो बैकग्राउंड में तैयारी हुई है, इसके लिए जो हमारे यहाँ सिबिल बना, ये जो क्रेडिट ब्यूरोज बने, जो बैंक का खाता है जिस तरह से हमारे यहाँ डिजिटाइज हुआ है, ये एक बहुत ही कमाल का एक इकोसिस्टम बिल्ड हुआ है जो कमाल के नाम है धीरेन्द्र। और क्योंकि इस कहानी से ये समझ में आता है कि आप भी इस बढ़त का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आप भी अच्छी कंपनियों में निवेश करके शेयर बाजार में बढ़त हासिल कर सकते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ धीरेन्द्र? जी हाँ, बिल्कुल। और ये यूनिक स्टोरी बहुत सारी कंपनियों में आपको दिखेगा। तो जो कुछ 4-5 नाम लेता है, उसके अलावा एस्ट्रल है, रिलैक्सो फुटवेयर है, अतुल केमिकल्स है, इन सब का 40 से 50% का सालाना मुनाफा रिटर्न मिला है। कोई 30 गुना, कोई 50 गुना, कोई 70 गुना बढ़ गई है कंपनी। और ये नाम लगातार आ रहे हैं और इससे समझ में आता है कि कैसे भारत की कंपनियों की ग्रोथ हुई है और इस तरक्की से हम भी फायदा उठा सकते हैं। धीरेन्द्र, ये क्या सभी शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियां हैं और इनके शेयर बाजार में खरीद सकते हैं लोग? जी हाँ, ये सब लिस्टेड कंपनियां हैं, बहुत पुरानी लिस्टेड कंपनियां हैं। और इतना ही नहीं, ये कंपनियां आपको बताती हैं कि यहाँ पे केवल पैसा रेज नहीं किया जा रहा है, ये नई कंपनियां नहीं हैं। ये एक भारतीय एंटरप्रेन्योरियल कल्चर को भी बताती हैं। अगर आप इसमें देखेंगे कि इसमें आधी कंपनियां तो ऐसी हैं जो कि पुराने बिजनेस ग्रुप्स को बिलोंग करती हैं। बजाज है, टाटा है, ये मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। तो जी। तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं कि भारतीय बिजनेस केवल बड़ी सिंपल बिजनेस भी हो सकती है, जो कि जैसे रिलैक्सो की कहानी है। रिलैक्सो की कहानी एक कैपिटल एफिशिएंसी का एग्जाम्पल है कि ये एक छोटी सी पूंजी से इतना बड़ा कारोबार चलता है जिसमें इतना भारी रिटर्न है, और एक सिंपल सी चीज़, हवाई चप्पल में से आप स्पेशलाइज करके एक इतनी बड़ी कंपनी आप खड़ी कर पाते हैं और उस रफ्तार से उस एफिशिएंसी को आप जारी रखते हैं। तो ये तो हुई उन कंपनियों की कहानी जिन्होंने अपार बढ़त हासिल की है पिछले 10 सालों में। और अब मैं उस तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा, उन 5-10 कंपनियों के नाम धीरेन्द्र जिन्होंने दुनिया भर में भारत का डंका पीटा है, या भारत की जो ऐसी कंपनियां जो दुनिया में ऐसा कुछ कर रही हैं जो वो नंबर 1 है, नंबर 2 है और दुनिया उनका लोहा मानती है। एक ऐसा ही नाम है टाटा स्टील का, जिन्होंने बाहर जाकर, विदेशों में जाकर बड़ी बड़ी स्टील कंपनियों को खरीदा, अपने में मिलाया, और स्टील कंपनी दुनिया में इनका नाम है। एशिया में सबसे सस्ता स्टील ये बनाते हैं और दुनिया भर में बेचते हैं। इसके अलावा दूसरा नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, जो सबसे बड़ी तेल शोधक कंपनी, रिफाइनरी कंपनी बन गई है। इनके और भी कई प्रोडक्ट हैं जो आप बाजार में लेते हैं, तो इनका भी काफ़ी दुनिया में नाम है। EPL, ये पैकेजिंग की दुनिया में काफ़ी बड़ा नाम है, दुनिया की टॉप कंपनियों में शामिल। महिंद्रा एंड महिंद्रा दुनिया में सबसे बड़े ट्रैक्टर के निर्माता हैं। इसके अलावा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सबसे बड़ी पावर ट्रांसमिशन कंपनियों में दुनिया में से एक है ये। कोल इंडिया, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादक है। हिंडाल्को, जो एल्यूमिनियम की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का नाम है, भारत में ही है और भारत से अपना व्यापार करते हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जस्ता बनाते हैं, जिंक का काम करते हैं। सन फार्मा दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है, ये भी शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियां हैं। डिवीज लैब दुनिया की सबसे बड़ी दवा से जुड़ी सामग्री के सप्लायर हैं। तो ये कहानी क्या कहती है धीरेन्द्र? ये कहानी ये कहती है कि ये भारतीय बिजनेस अब स्केल अप कर सकती हैं। उसके अलावा जो पहला एग्जाम्पल था टाटा स्टील का, जी, वो टाटा स्टील का कहानी भारत में इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना मजबूत है कि कोरस के एक्विजिशन, जो कि उस कंपनी के लिए बहुत बड़ा ड्रैग रहा, उसके बावजूद भारतीय कारोबार के इस रफ्तार से बढ़ने का नतीजा है कि विदेशी कारोबार स्ट्रगल के बावजूद भी वो मटीरियल नहीं है, वो कोई ख़ास बात नहीं है उस कंपनी के लिए। तो भारतीय कंपनी के दम पे और भारतीय कारोबार के दम पे ये कंपनी उस कहिए कि गलती से या एक स्ट्रगलिंग बिजनेस को खरीदने के बावजूद उससे वो उभर पाई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये धीरेन्द्र कि क्या इस तरह की कंपनियों से, यानी भारत की तरक्की से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, निवेशक फ़ायदा उठा सकते हैं? क्या ऐसे फंड्स हैं जो इन कंपनियों में पैसा लगाते हैं, या हमें सीधे स्टॉक खरीदनी चाहिए? इस सब से जुड़े सारे सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, आप स्टॉक में पैसा सीधा तभी लगाना चाहिए जब आपके पास समय हो, आप उसका अध्ययन कर सकें
और आपके पास टेम्परामेंट हो। इस जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो वहाँ पे 20-30% का बढ़त गिरावट ये आम चीज़ है। तो अगर आप अच्छे से डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हैं, अगर आप टेम्परामेंटली उसके लिए सूटेड नहीं हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो शेयर बाज़ार में सीधे तौर पे जाना आपके लिए शायद खतरनाक साबित हो। इसलिए इसका फ़ायदा उठाने का सबसे नेक्स्ट बेस्ट तरीका ये है कि आप अच्छे डाइवर्सिफाइड प्रोवन पर वेल परफॉर्मिंग फंड खरीदें जी। और ये मैंने कुछ फंड आपके लिए चुने हैं। तो जिनको भी नोट करना हो बेशक वो नोट कर सकते हैं, वो फंड्स के नाम जो भारत की बढ़ती कंपनियों में निवेश कर रहे हैं और इनसे आप फायदा उठा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे नाम धीरेन्द्र बताना चाहेंगे? जी हाँ, कैनरा रोबेको का फ्लेक्सी कैप फंड, मिराई एसेट का फोकस्ड फंड, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड और पीजीएम का फ्लेक्सी कैप फंड, ये कुछ खास हमारे एनालिस्ट ने चुने हैं जी। जो कि डाइवर्सिफाइड है, वेल परफॉर्मिंग है। और लेकिन इसमें एसआईपी कीजिए, रेगुलरली लगाइए और कम से कम 5 साल का, मतलब ये जो नियम है, जो बेसिक नियम है आपको इक्विटी में निवेश का, ये हमेशा पालन करना तो ये जो 4 आपने ग्रोथ फोकस फंड्स धीरेन्द्र ने हमें बताए हैं, इनमें निवेश करते टाइम रूल आपको याद रखने हैं, एसआईपी करनी है और लंबे समय के लिए निवेश करना है, तभी आप भारत की तरक्की से फायदा उठा सकते हैं। लेकिन आजकल ट्रेंड धीरेन्द्र आक्रामकता का है, अग्रेसिवनेस का है, क्या और ऐसे कुछ अग्रेसिव फंड्स हैं जो फटाफट जो 7% की ग्रोथ मिल रही है भारत को, उससे भी सीधा फायदा उठा सकते हैं? जी हाँ, ये भी डाइवर्सिफाइड फंड है, लेकिन रिलेटिवली अग्रेसिव है क्योंकि छोटी और मिड साइज कंपनियों में, बड़ी कंपनियों के लिए उस रफ्तार से बढ़ना मुश्किल होता है। ये कुछ ऐसे फंड हैं जो कि मिड साइज और छोटी कंपनियों में पैसा लगाते हैं, जो बहुत ही रफ्तार से बढ़ सकते हैं। एक्सिस का मिड कैप, कोटक का इमर्जिंग इक्विटी, कोटक का स्मॉल कैप फंड और एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। तो ये 4 वो फंड हुए जो एग्रेसिव माने जा रहे हैं, लेकिन इनमें कोई हिदायत, कोई सावधानी? इसमें हिदायत की, अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें इन्वेस्ट ना करें। दूसरा, क्योंकि यहाँ पे जो उतार चढ़ाव का जो दौर होता है वो शुरुआती निवेशक के लिए नुकसानदेह है। वो आपके लिए उसको झेल पाना, उसको विथस्टैंड कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो अगर आपने पहले कभी लगाया है, आप बाज़ार के उतार चढ़ाव से परिचित हैं, तब कीजिए। और यहाँ पे भी आपको एसआईपी करना है और कम से कम 5 साल के नज़रिए से करना है। तो ये वो फंड की बात हुई। 8 ऐसे फंड हमने आपको बताया जिसमें आप भारत की तरक्की का फ़ायदा अपने निवेश और अपने अच्छे रिटर्न के लिए भी कर सकते हैं धीरेन्द्र। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में क्या आपको लगता है कि भारत में जो निवेश है वो इतना रिटर्न कहीं दुनिया में और नहीं मिलने वाला है? क्या ऐसा कहना सही होगा? जी हाँ, यहाँ पे जिस तरह से एक हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ये कलेक्शन ऑफ फेवरेबल वेरिएबल्स, चाहे वो डेमोग्राफी हो, चाहे वो सरकार का प्रोएक्टिव होना हो, या वो बहुत बड़ी आबादी हो, या बहुत बड़ा कंजप्शन हो, टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस, तो सब चीज़ में जो बढ़त है और ख़ासकर नॉर्मल पॉजिटिविटी जो हमारे इकॉनमी में दिख रहा है, उसकी तुलना में देखें तो मुझे लगता है कि अगर आपको ग्रोथ राइड करना है तो भारत अभी डेस्टिनेशन है। जैसा कि मैंने पहले कहा, भारत में निवेश करो, इंडिया में इन्वेस्ट करो, यही हमारा नारा है इस स्वतंत्रता दिवस पर। आपको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई धीरेन्द्र, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। याद रखिए, फंड का फंडा आता है हर रविवार एबीपी न्यूज़ पर दोपहर 1:37 पर, और इसकी छोटी छोटी झलकियां आप एबीपी न्यूज़ पर पूरे हफ्ते देख सकते हैं। तो अभी आज इतना ही, फिर मिलते हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।